मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजे हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी का। आज हम इसके मेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसकी कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था। मेन स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक वाज डोमिनेटेड बाय एग्रीकल्चर। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पे इंडियन इकोनॉमिक ज़्यादा डिपेंड होगी। जो टेरिटरी सेक्टर्स हैं, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इनका बहुत कम कंट्रीब्यूशन हुआ नेशनल इनकम में। हमने इसके फीचर्स को डिस्कस किया है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर वाज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लिवलीहुड। ऑब्वियसली जीने के लिए प्रिंसिपल सोर्स बन गया एग्रीकल्चर। इसमें सिंपली हमने इसके फीचर्स देखे हैं। फर्स्ट वन है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सेकेंड वन है बैकवर्ड एग्रीकल्चर। प्रोडक्शन जो थी एग्रीकल्चर की वो इसकी डिमांड से कम होगी। ऑब्वियसली जितनी डिमांड लोग करते थे उससे हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे। 1947 में ओनली 13 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड वर अंडर कल्टिवेशंस। इट प्रोड्यूस 527 लाख टन ऑफ फूड ग्रेन, आउट ऑफ विच 64 लाख टन वाज वीट एंड 220 टन वाज राइस। नेक्स्ट वन बैकवर्ड एग्रीकल्चर। बिकॉज ऑफ पोवर्टी होने के कारण इंडियन peasants and lack of interest in development agriculture on the part of जमींदारी एंड गवर्नमेंट। ऑब्वियसली पोवर्टी होने के कारण ज़मींदारी सिस्टम ज़्यादा चलता था, गवर्नमेंट का भी इंटरफेयर ज़्यादा होता था, तो बैकवर्ड्स इंडियन एग्रीकल्चर सामने आया। सीड्स की कमी थी, वैरायटी ऑफ सीड्स की कमी थी, फर्टिलाइज़र की कमी, इम्प्लीमेंट इरिगेशन फैसिलिटी, मॉडर्न मेथड नहीं थे कल्टीवेशंस के। इन सब की कमी होने के कारण एग्रीकल्चर में भी, सेक्टर्स में भी कमी आई। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो कम होगी। सिंपली इसमें बताया गया है जो हमारी राइस की प्रोडक्टिविटी थी वो 665 kg होगी अगेंस्ट 740 kg इन जापान। सिंपली इसने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिव दोनों बताई गई हैं। वीट और राइस का एग्जांपल दिया गया है। फर्स्ट वन वीट है, 1947 में 64 प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कितनी होनी चाहिए थी 660। 2019 तक और प्रोडक्टिविटी 3507। सेम हमें राइस का दिया हुआ है 220 एंड 1164। प्रोडक्टिविटी कितनी है हेक्टेयर लैंड कितनी है 665 एंड 2659। सिंपली इसके अंदर बताया गया है फीचर्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट। जितने भी हमारे पास एग्रीकल्चर इनपुट्स थे, वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशंस, मॉडर्न मेथड, इनका हम कम यूज़ करते थे। सिंपली बहुत कम, लेस यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट, वेरी लिटल यूज़ वाज मेड। बहुत कम यूज़ होता था। अच्छे वैरायटी ऑफ सीड्स का, फर्टिलाइज़र का, इरिगेशंस का, मॉडर्न मेथड का बहुत कम यूज़ होता था। सो ये एडवर्स इफेक्ट डाल रहे थे एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस पे। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज गेटिंग कमर्शलाइज्ड इन प्लेस ऑफ सब्सटेंस फार्मिंग प्रोडक्शन फॉर सेल ऑफ मार्केट स्टेटेड। सिंपली कमर्शलाइजेशन, ट्रेड की एक्टिविटी शुरू हुई थी। जो एग्रीकल्चर था वो कमर्शलाइज्ड बन गया था, यानी प्रोडक्शन करके हम उसको सेल करते थे मार्केट में, वो हमने स्टार्ट किया था। लैंड टेन्योर सिस्टम, इसमें थ्री प्रिंसिपल्स लैंड टेन्योर सिस्टम के आए। ज़मींदारी जो हमने पहले पढ़ा, ज़मींदारी के बाद था मालवाड़ी सिस्टम, और जो मालवाड़ी सिस्टम के बाद था हमारा रियोटवारी सिस्टम। इन सिस्टम्स के कारण काफ़ी लॉन्ग चैन बन गई थी मिडलमैन्स की। इसमें बहुत सारे मिडलमैन्स आए। रूरल इन डेप्थनेस, सेवरल सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर ऐसे थे जो सिंपली हैवी इन डेप्थनेस हो गए थे, यानी उनका पैसा डूब गया था। इसमें एक्सेस बर्डन आ गई थी लैंड रेंट की। प्रोडक्शन कम होती थी, लैंड का रेंट ज़्यादा होता था। जो साइज़ ऑफ होल्डिंग है वो अनइकोनॉमिक हो गया था, यानी हमें रेंट ज़्यादा देना पड़ता था। ये फार्मर की ओनरशिप को मनी लैंडर के साथ जॉइन करते थे, यानी ज़मींदारी सिस्टम ज़्यादा यूज़ होता था इसके अंदर। कह सकते हो कि जो नंबर ऑफ़ लैंडलेंस हैं कल्टीवेशन की बजाय वो रेंट लेना ज़्यादा रेंट ज़्यादा चार्ज होता था हमारा। मोर प्रेशराइज ऑन लैंड पे ज़्यादा प्रेशर्स होता था, जिससे हमारी जो कल्टीवेशंस में है वो दिक्कत आती थी। इंडियन इंडस्ट्रीज़ ऑन दी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद पहले एग्रीकल्चर था, अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ है।
इंडियन इंडस्ट्रीज़ का भी बारे में बताया गया है कि जब कंट्री डिवाइड हुआ था इंडियन पाकिस्तान के अंदर, तो 91% जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ का है वो अब कितना रह गया था, गोट ओनली 9%, लार्ज इंडस्ट्रीज़ का 9%। मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़। सिंपली बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इंडिया में सेटअप हुई थी ब्रिटिश कैपिटल के साथ। इनमें कॉटन, टेक्सटाइल, जूट मैन्युफैक्चरिंग, शुगर, मैच बॉक्स इंडस्ट्री बहुत सारी थी। बट जो प्रॉफिट था इनके इन इंडस्ट्री का, जो प्रॉफिट था वो मेनली कैपिटल इन्वेस्टेड में ज़्यादा यूज़ होता था, यानी जो ब्रिटिश ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी उनको देने में लग जाता था। जो प्रॉफिट है वाज नॉट रीप्लॉयड फॉर द इंडस्ट्री डेवलपमेंट, हम प्रॉफिट को वापस यूज़ नहीं कर पाते थे क्योंकि हमें ब्रिटिश को वापस करना पड़ता था पैसा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस ली तो बहुत सारी ऐसी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हुई। सिंपली इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्लांटेशंस, माइन, ये सब चीज़ें आई थी। नेक्स्ट वन है लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज़, बेसिक इंडस्ट्रीज़ की कमी आ गई थी, कोई भी स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था बेसिक इंडस्ट्रीज़ को, हैवी इंडस्ट्रीज़ की बजाय। नेक्स्ट वन मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम, इन ऑर्डर टू सेट ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया, इंडिया में इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अडोप्ट किया था मैनेजिंग एजेंसी सिस्टम। ये टाइम ऑफ टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस तक ऐसे ही रहा। लैक ऑफ गवर्नमेंट पैटागॉन्स, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स नो गवर्नमेंट पैटागॉन वाज अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडस्ट्री, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी अप्लाई नहीं होती थी। टैरिफ पॉलिसी, जो टैरिफ पॉलिसी थी वो ब्रिटिश रूल्स ने अडोप्ट की थी एडवांटेज उठाने के लिए इंडियन इंडस्ट्री का, यानी टैक्स लगाया जाता था उन पर ज़्यादा, बहुत टैक्स। ब्रिटिश ऑफिसर्स, बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर ब्रिटिश ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था, इसमें कोई भी स्पेशल एफर्ट नहीं करते थे इंडियंस पे। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ब्रिटिश रूल से पहले जो कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो फेमस थी, पर इनको भी हमने डिक्लाइन दिखाया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखाई गई थी। इसमें ओल्ड टेक्निक यूज़ हो रही है, ओल्ड मेथड है, स्किल लेबर नहीं है, लैक ऑफ कैपिटल है, लैक ऑफ रॉ मटेरियल, इन सब की कमी के कारण इसको दिखाया गया था पीछे। फीचर्स बताए गए हैं, फीचर्स में सबसे पहला है स्टैग्नेंट इकोनॉमिक, जो हम पढ़ चुके हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमिक के अंदर जो आउटपुट है प्रोडक्शन के बाद वो लो है, और जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लो है, ग्रोथ रेट स्लो है। बैकवर्ड इकोनॉमिक दिखाई गई थी इंडिया की, इसमें सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा 230 दिखाई गई थी, यानी पर कैपिटा वेरी लो, बहुत लो थी। प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशंस की प्रॉब्लम आती थी। जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है वो डिक्लाइन थी, अनअवेलेबल थी, अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी हमारे पास इंडिया के अंदर। बैकवर्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, सिंपली इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन इकोनॉमिक थी वो बिल्कुल बैकवर्ड इकोनॉमिक के अंदर माना गया था। इसमें 72% लोग जो कंट्री के थे वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पे ज़्यादा खर्चा होता था, बट नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ 50% ही इंक्लूड किया जाता था इसको, और जबकि प्रोडक्शन जो है और जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा होती थी। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, हमने बेसिक इंडस्ट्रीज़ की बजाय हैवी इंडस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, तो इंडस्ट्री में भी बैकवर्डनेस दिखाई गई थी। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस के बाद यानी इसके अंदर हमारी प्रोडक्शन लेवल लो था। नेक्स्ट पॉइंट है लेस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल। ओवरहेड कैपिटल का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो सिंपली विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्रीज़ की। इसके अंदर रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन आया था, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ आई थी। ऑलमोस्ट इनकी जो स्टेजेस थी वो लो थी उस वक्त। सिंपली जो रेलवे लाइन थी वो सिर्फ और सिर्फ 33,861 मील्स तक थी। सिंपली जस्ट 1 किलोमीटर एवरी 5,000 पर्सनस फॉर एवरी 50 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरिया। और इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड देयर वर देन 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे लाइन फॉर एवरी 1200 पर्सनस फॉर एवरी 7.5 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द एरियाज। सो ट्रांसपोर्टेशंस, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों में कमी थी। जो प्रोडक्शन का एरियाज था वो इन फैसिलिटीज़ की बजाय नहीं हो सकता था। नेक्स्ट वन है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस में बताया गया है जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशंस है, कैपिटल को फॉर्मेट करने की जो रेट है, बनाने की जो रेट है वो बहुत लो थी। 6.8% थी डोमेस्टिक प्रोडक्ट की,
जो रेट ऑफ सेविंग हमारी वो मेनली 7% थी, और लोन की जो रेट थी वो 0.2% थी। हम टोटल कैपिटल फॉर्मेशन पब्लिक सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते थे 20%, 80% प्राइवेट सेक्टर्स में। विद इन प्राइवेट सेक्टर हाउस होल्ड का जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% था, और प्राइवेट इंटरप्राइज का जो कंट्रीब्यूशन था वो 22% था। सिंपली जो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की थी वो लो थी। लिमिटेड फॉरेन ट्रेड लिमिटेड होता था, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है, सिंपली मैंने बताया था जो एक्सपोर्ट था, अब वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की बजाय इंपोर्ट हो गया था। इसमें बताया गया जो टोटल फॉरेन ट्रेड है इंडिया का वो 186 करोड़ बताया गया। इट इंक्रीज बढ़ गया 321 करोड़ में 1934 के अंदर। 1939 के अंदर ये 169 करोड़ एक्सपोर्ट और 152 करोड़ इंपोर्ट हो गया। 47-48 के अंदर इसको एस्टिमेट किया गया 729 करोड़, जिसमें से 403 करोड़ तो एक्सपोर्ट और 389 करोड़ हमारा इंपोर्ट। 403 एंड 389 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ग्रोथ रेट बताई गई है। कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड के अंदर सिंपली लिमिटेड नंबर ऑफ कमोडिटीज़ जो हैं वो इंडिया की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बास्केट में थी। यानी एक्सपोर्ट के अंदर मेनली कंसीडर किया गया है कॉटन, टेक्सटाइल, फूड ग्रेन, जूट मैन्युफैक्चरिंग टी, ऑयल सीड्स, ये सारा एक्सपोर्ट एरिया के अंदर था। और इंपोर्ट के अंदर फिनिश गुड्स थे, मशीन्स, केमिकल, फर्टिलाइज़र, आयरन, स्टील, ये सब कुछ इंपोर्ट एरियाज़ के अंदर आ गया था। धीरे धीरे अब ये सारा का सारा इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, बट उस वक्त ये सारी इंपोर्ट की कंडीशंस में थे। डायरेक्शंस ऑफ ट्रेड, इंडिया बहुत ज़्यादा लार्ज ट्रेड कर रहा था इंग्लैंड और अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ। सिंपली इंग्लैंड वाज अवर ट्रेडिंग पार्टनर फॉर 34% ऑफ कंट्रीज़ एक्सपोर्ट्स एंड 31% ऑफ इंपोर्ट। ये पार्टनर था इंडिया का। एक्सपोर्ट ऑफ ब्यूमा, श्रीलंका, कनाडा constitute 21% of total export and import from these countries are only 10%। USA के साथ जो शेयर था वो 7% था इंपोर्ट का और 8% एक्सपोर्ट का। सिंपली ये शेयर्स और एरियाज बताए गए हैं किस किस कंट्री के साथ हमारा कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इंडिया एंजॉय करता था सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड को, बट प्रायर टू इंडिपेंडेंस वैल्यू ऑफ अवर एक्सपोर्ट वाज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट से एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा था। जो ये सरप्लस थे वो 40 करोड़ थे एस्टिमेटेड। इन्फ्लेशंस एकदम क्लियर है। सिंपली इसमें जो प्राइजेस इंडेक्स था वो तेज़ी से बढ़ते बढ़ते एकदम इन्फ्लेशन की रेट आ गई इंडिया के अंदर। सो इनमें बताया गया इन शॉर्ट दी वर्ड्स ऑफ एविनेट इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक्स हमने व्यूज़ दिए हैं। इंडिया इज़ ए नॉट पुअर कंट्री, इंडिया पुअर कंट्री नहीं है, थैंक्स टू ब्रिटिश रूल्स टू मेक इट कंट्री फॉर पुअर पीपल। ये ब्रिटिश रूल्स की वजह से इंडिया को यानी कंट्रीज़ को पुअर पीपल्स में दिखाया गया। इनफैक्ट इंडिया बहुत डेवलप्ड कंट्री है। सो देयर इज़ ए सरप्लस लेबर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स, लो प्रोडक्शन, द इंडस्ट्री सेक्टर्स अपग्रेडिंग एंड एक्सपेंशंस। आज हमारी इंडस्ट्री सेक्टर भी अपग्रेड है, एक्सपेंड हो चुकी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में सेटअप हो चुकी हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपने ये कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।